गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कराने वाला हूं और सारे प्रश्न आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हमारा जो है पहला सेट है, तो हमने क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप सभी लोगों के लिए इजी से मॉडरेट रखा है, ताकि आपको मन लगे। फिर जैसे जैसे हमारा सेट आते रहेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल जो है टफ करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को और भी कुछ सीखने को मिले। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो फॉर्म है वो आपका जनवरी और फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जीके जीएस का जो सिलेबस है वो ज्यादा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों को मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका सारे कुछ रहेंगे। सिविक, इकोनॉमिक्स, आपके जो है बिहार जीके, फिर आपके जो है इतिहास, भूगोल, ये सभी कुछ रहेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको सारे अपडेट, सारे क्लास आपको बेहतर तरीके से मिल सके। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और ये बोल रहा है कि बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है। मुझे बताइएगा, ये आपका पहला प्रश्न है और आपको बताना है कि बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, गंगा सेतु, यहाँ पर दूसरा है महात्मा गांधी सेतु, तीसरा है मोकामा सेतु, चौथा है जयप्रकाश सेतु। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का सबसे लंबा सेतु पुल जो है वो आपका महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि आपके वैशाली और पटना को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये महात्मा गांधी सेतु पुल जो है यह आपका जो है वैशाली और पटना को जोड़ती है, समझ ना, वैशाली और पटना को जोड़ती है और यह जो है 5.5 किलोमीटर है लगभग, समझ गए ना। और इसका उद्घाटन की बात कर ले तो इंदिरा गांधी, समझ गए ना, इंदिरा गांधी ने जो है किया था इसका उद्घाटन, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। कब किया था ये भी मैं बता दूं, तो 1982 ईस्वी में। कब किया था? 1982 ईस्वी में आपके जो है इंदिरा गांधी उस समय के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, तो उस समय के मतलब समय के अनुसार आपका किया गया था। तो ये जो प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि वैशाली और पटना को जोड़ती है। 5.5 किलोमीटर का इसका एवरेज मतलब आपका दूरी है। साथ ही साथ उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी ने किया था और आपके जो है 1982 में किया था। अगर पूछेगा कि इसमें पिलरों की संख्या कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि कई कई जगह आपको जो है 48 पिलर देखने को मिलता है, समझ रहे बुकों में, लेकिन कई कई जगह जो है आपको 43 से मतलब कि 45 से लेकर 48 के आसपास देखने को मिलता है। कंफर्मेशन नहीं है, बट 48 प्लस पिलर जो है आपको देखने को मिलता है। 46 भी कहीं कहीं बुकों में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और जो है जयप्रकाश नारायण सेतु पुल के बारे में पूछ सकता है। जेपी पुल इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जेपी पुल है, 1 मिनट, ये जेपी पुल जो है ये आपको जो है सारण और आपको जो है पटना को जोड़ती है और इसका किलोमीटर जो है 4.5 किलोमीटर है लगभग, समझ रहे। जेपी सेतु जो कि मैरीन ड्राइव, आप सभी लोग नाम सुने होंगे। तो ये जो है आपका प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार का सबसे बड़ा जो है पशु मेला कहाँ लगता है और कब लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, विक्रम मेला और हाजीपुर मेला। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार का, और याद रखिएगा बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला और प्लस आपका जो है एशिया का, प्लस आपका जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो वो आपका जो है सोनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सोनपुर में आपका लगता है। और कब लगता है? तो नवंबर से लेकर जो है आपके दिसंबर के बीच लगता है, प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष। क्लियर है? गंगा स्नान के तौर पर लगता है। तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला आपका कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, जिसको हम लोग जो है हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला कहते हैं।
हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला कहते हैं। साथ ही साथ यह एशिया का भी जो है सबसे बड़ा पशु मेला यही लगता है। क्लियर है। अब धीरे धीरे जो है यहाँ का जो मतलब अस्तित्व है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विकसित हुए लोग आते गए वैसे वैसे जो है इस चीज को खत्म किया गया। तो ये बुरी बात है, गलत बात है। हमारे ही एरिया का है, ये सोनपुर से हम बिलोंग करते हैं और हमारे नजदीक है, 5 किलोमीटर दूर ये मेला लगता है। बहुत भयंकर लगता था, बचपन की यादें बहुत है, बट वर्तमान समय में बहुत कुछ खत्म हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 3 नंबर है और यहाँ पर बोला गया है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। सबसे पहले समझ लीजिए कि नीति आयोग का मतलब स्थापना या प्रारंभ जो है कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 और अगस्त 2015। मैं आपको बताना चाहूंगा नीति आयोग का आरंभ जो है किस सरकार के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा बीजेपी सरकार के किया गया। किस मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मोदी मंडल के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 2015 में किया गया, ये भी याद रखिएगा, समझ लेना। लेकिन कब किया गया 2015, तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में दिख रहा है, बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2015 में किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा कि नीति आयोग का आरंभ जो है 1 जनवरी आपका जो है 2015 में किया गया था, मोदी सरकार के मतलब एवज में। साथ ही साथ अभी वर्तमान समय में नीति आयोग का जो मतलब अध्यक्ष है वो कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है, याद रखिएगा मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष भी है। क्लियर है जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये प्रश्न संख्या आपका 4 है और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न आपका है जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जीएसटी का मतलब क्या होता है। ये जो आपका जीएसटी होता है इसका होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले जो ये कब लागू किया गया था, तो 2017 ईस्वी में लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जीएसटी कानून लागू करने वाला प्रथम जो है राज्य कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जीएसटी लागू करने वाला प्रथम आपका राज्य जो है वो आपका असम है। वो कौन है, आपका असम है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है जीएसटी किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये आपका जो है असम में लागू किया गया था, समझ गए। और जीएसटी के अंतर्गत जो है 5 दर जो है निर्धारित की गई है और सबसे पहले विश्व में जो है जीएसटी लागू कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रांस में किया गया था। अगर विश्व की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले जो है कहाँ पर जीएसटी लागू किया गया था, समझ ना, सबसे पहले तो आप क्या बोलिएगा, फ्रांस बोलिएगा। सबसे पहले आपको जो है फ्रांस देश में लागू किया गया था, याद रखिएगा, समझ गए ना। और भारत में जो है 2017 में लागू किया गया। क्लियर है जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका जो है 5 नंबर प्रश्न है और ये बोल रहा है कि नामेरी, देखिएगा नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामेरी, समझ ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वाल्मीकि उद्यान कहाँ पर है। ये 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए, बताइएगा कमेंट में। प्रश्न संख्या आपका 5 है और बताइए कि नामेरी टाइगर आपके रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिएगा आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बताइएगा कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका नामेरी टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपका जो है असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम में आपका स्थित है। और हमने आपसे पूछा था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर में है, उत्तर प्रदेश में है। और एक हमने पूछा था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो ये आपका जो है बिहार में है, बेतिया जिला में है, जो कि आपका नेपाल से सटा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, समझना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा है पेयजल की सुविधा और दूध उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका ये ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है दूध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है मतलब डेयरी कार्य में मतलब कि सफलता के लिए और डेयरी कार्य को उत्तम बनाने के लिए जो है इसका संबंध उससे है, समझे ना जी हाँ। अगर आपसे पूछे कि जो ये आपका ऑपरेशन फ्लड है कब मतलब शुरू किया गया था, कब इसके ऊपर जो है जोर दिया गया था, तो 1970
1970 ईस्वी, याद रखिएगा। इस समय जो है क्या किया गया था, दूध उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें ग्रामीण परिवेश इलाकों में और शहरों के लोगों को जो दूध उत्पादन के लिए जो है खेती बाड़ी मतलब दूध उत्पादन के लिए जो मतलब गाय को भैंसों को पालते थे, उनमें उत्तम जो है किस्म के दूध को उत्पादन के लिए जो ये कार्यक्रम चालू किया गया था। समझ गए जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या आपका जो है 7 नंबर है। समझ गए, ये प्रश्न संख्या आपका 7 नंबर है और ये पूछ रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा मानक समय मतलब किस देशांतर से जो है तय होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, 82.5 मतलब कि 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पश्चिम, 82 हाफ डिग्री पूर्वी, 82 हाफ डिग्री उत्तरी, 82 हाफ डिग्री दक्षिणी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका भारत का मानक समय जो है देशांतर से तय होता है, तो वो आपका जो है 82.5 जो आपका डिग्री पूरब से तय होता है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के जो है जिला है, जहां पर से आपको जो है भारत के जो है ग्रीनविच समय भी जो है 5.5 घंटा आगे है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। समझ गए जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको मिर्जापुर बोलते हैं, वहीं से आपका जो है मानक समय देशांतर जो है तय होता है। समझ गए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या आपका जो है 8 नंबर है और ये प्रश्न बोल रहा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पर है और ये किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, महानदी, यहाँ पर है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हीराकुंड बांध जो है निम्नलिखित में से जो है आपका महानदी पर स्थित है। महानदी पर क्या है आपका जो है यह स्थित है, महानदी पर आपका स्थित है। लेकिन अगर पूछ ले कि यह किस राज्य में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हीराकुंड बांध जो है यह आपका उड़ीसा राज्य के जो है सबलपुर, याद रखिएगा, सबलपुर शहर में स्थित है। सबलपुर शहर में जो है आपका स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर है जी हाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये आपका 9 नंबर है और ये प्रश्न आपका बोल क्या रहा है वो समझिएगा। ये किस ग्रह को पृथ्वी की बहन जो है कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपका मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, प्लूटो है, फिर यहाँ पर बुध है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपका जो है टोटल कितने ग्रह है। तो मैं आपको बता दूं टोटल ग्रह की संख्या कितनी है, तो आपका जो है 8 ग्रह है। लेकिन ये प्रश्न बोला है कि पृथ्वी की बहन, तो वो आपका जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लेता कि भोर का तारा इसी को बोलते हैं, समझ ना, जुड़वा बहन बोलते हैं। जुड़वा बहन पृथ्वी की बहन बोलिए, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसी को बोलते हैं। भोर का तारा भी जो है शुक्र को ही बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि किस ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है, अगर आप सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेता क्या बोलते, तो आप बोलते बृहस्पति ग्रह पूछ बोल देते। सबसे छोटा बोलता, सबसे जो है आपका छोटा ग्रह बोलता, तो आप क्या बोलते, बुध ग्रह बोलते सबसे छोटा ग्रह में। समझ गए, टोटल ग्रह कितने हैं, 8 है, याद रखिएगा। समझ गए जी हाँ। मंगल ग्रह को जो है हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। समझ गए, ये आपका बुध क्या है, छोटा ग्रह है। ने प्लूटो जो है सबसे छोटा ग्रह होता था, लेकिन प्लूटो हट गया आप, समझ गए ना जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या ये आपका जो है 10 नंबर है। समझ गए, ये प्रश्न आप देखिएगा, शून्य काल का अर्थ क्या होता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, अगर आपने संसद का कार्यक्रम देखा होगा टीवी पर या आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलता है शून्य काल का जिक्र होता है। शून्य काल का जो समय होता है ना, वो आपके संसद के लिए होता है और वो संसद के लिए जो है आपका 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक जो है शून्य काल होता है, जिसमें आपके जो है विशेष चर्चाएं होती है। इसको हम लोग जो है शून्य काल बोलते हैं, शून्य काल होता है और ये 12 से 1 बजे का दिन का होता है। तो वह समय जब विपक्ष से प्रस्ताव विमर्श किया जाता है, जब अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है, जब धन विधेयक को सुबह का सत्र और शाम के सत्र नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है संसद भवन में, उसी को हम लोग जो है शून्यकाल कहते हैं और इसका समय जो होता है 12 से लेकर 1 बजे तक का होता है, याद रखिएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है और यह प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान की मतलब आत्मा किसे कहते हैं, साथ ही साथ किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। समझना, प्रस्तावना को कहा जाता है। साथ ही साथ किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान, तो ये भी याद रखिएगा, आपका
अनुच्छेद नंबर जो है क्या है आपका 32। इसे जो है क्या बोला है, इस अनुच्छेद नंबर 32 को जो है भारत का मतलब संविधान की आत्मा भी बोला गया है, साथ ही साथ संविधान की कुंजी बोला गया है। संविधान की कुंजी भी बोला गया है। क्या बोला गया है, तो संविधान की कुंजी भी बोला गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जो आपके संविधान है उसमें जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा बोला गया है। इसमें जो है अपने हक की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट जाना, साथ ही साथ नियम कानून के विरुद्ध लड़ने की भी क्षमता देती है। समझ गए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका जो है 12 है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं, देखिएगा। इसका मतलब आपका होता है राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट जो है इसको बोलते हैं। RTE एक्ट जो है 2009 बोलते हैं। समझ ना, इसमें बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष के जो बच्चे हैं जिनका 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र है उनको जो है क्या करना है, मतलब कि वर्ष की उम्र है उनको जो है निःशुल्क, समझ ना, निःशुल्क जो है शिक्षा देने की बात की गई थी। निःशुल्क जो है शिक्षा देने की बात की गई थी। वही बोला है कि अधिकार अधिनियम 2009 जो है कब लागू हुआ, लेकिन यह जो है मतलब एक्ट पारित हुआ 2009 में, लेकिन लागू हुआ आपका 2010 में। कब लागू हुआ, तो लागू हुआ आपका कब, लागू हुआ आपका जो है 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब हुआ, 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्लियर है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक बच्चों को जो 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। समझ गए, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RTE एक्ट 2009। ये आपका जो है एजुकेशन सिस्टम में पूरे राज्य में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या अब हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 13 है और यहाँ पर देखिएगा किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि वेद कितने होते हैं। वेद आपके जो है 4 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। समझ रहे ना, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बोला है कि किस वेद में जो है संगीत सामग्री का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपके यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं जिसमें आपको जो है बताना है कि संगीत किस मतलब वेद में आपको मिलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो मैं आपको बता दूं कि संगीत का जो सामग्री है या संगीत का उल्लेख जो है आपको सामवेद में जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि जादू टोना का प्रयोग किस वेद में किया गया है। याद रखिएगा, जादू, मैं लिख देता हूं, जादू आपको जो है टोना, 1 मिनट, जादू टोना का प्रयोग जो है किसमें किया गया है, जादू टोना का प्रयोग जो है किस वेद में जिक्र किया गया है, तो वो जो है आपका अथर्ववेद में किया गया, याद रखिएगा। और आपके जो है यहाँ पर सामवेद में क्या किया गया, संगीत का जिक्र किया गया, यानी गाना बजाना, नाच गान करना, ये सामवेद में आपका है। समझ गए ना। सबसे पुराना वेद क्या है, तो आपका जो है ऋग्वेद है। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपका जो है, ये आपका कितना नंबर है, 14 नंबर होगा। जी हाँ, ये प्रश्न नंबर 14 है। इस प्रश्न को पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न और बेहतर तरीके से आपको बताने का काम किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर आपका 1918 तक चला था। समझ गए ना। इसी के कारण बहुत सारे मतलब भारतीय आपके स्वतंत्रता संग्राम में भी जो है फूट डाला गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो मेन कारण क्या था, समझे ना, आपको बताना है। विलियम कैंसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शास्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रेलियन, देखिएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंडल की हत्या, और प्लस में इनकी जो है पत्नी की भी हत्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था ऑस्ट्रेलियन जो राजकुमार थे जिनका नाम जो है फर्डिनेंड था, उनके हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण जो है यह आपका जो है विश्व युद्ध हुआ। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो है 15 नंबर। देखिएगा, जैनियों के अनुसार जो है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक आपके जो है ऋषभ देव है। ऋषभ देव है। इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। अगर आप पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें गुरु कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें तीर्थकार थे, तीर्थकार, समझे ना। और महावीर जो थे ये आपके 24वें थे, 24वें थे, और अंतिम तीर्थकार थे, अंतिम तीर्थकार।
याद रखिएगा। यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के अनुसार जो है जैनों के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार महावीर और आपके जो है अंतिम तीर्थकार यही थे। क्लियर है? जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 है और यहाँ पर बोला गया है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन जो है ये आपका जो है आयुर्वेद से रिलेटेड है, समझ है ना। बताइए किसने योग दर्शन का लेखक है? कपिल, पतंजलि, उलूक कनाड, जैमिनी। मैं आपको बताना चाहूंगा योग दर्शन के संस्थापक जो थे आपके पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि। क्लियर है? जी हाँ। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ये अगला प्रश्न आपका जो है 17 नंबर। ये बोला गया है कि त्रिपिटक क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिपिटक क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, महावीर के उपदेशों का संग्रह, ब्रह्म विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो जो आपका त्रिपिटक है ना, ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्या है आपका? बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का पवित्र जो है आपका ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, बुद्ध के उपदेशों का सार। समझे ना? त्रिपिटक में जो है क्या है आपका एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जितने भी दिए गए उपदेश है वो सभी उसमें संग्रह है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 18, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटना घटी थी? ये आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये देख लीजिए, 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। किस दिन हुआ था ये पूछता है, किस दिन था? वह दिन कौन सा था? तो वह जो है बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था, जो कि सिख के, समझे ना, जो कि सिख के पवित्र जो है त्योहार में से एक होता है। और यहाँ पर जो है यह 2 लोगों को छुड़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। काला कानून के अनुसार जो है रॉयल एक्ट जो कारण जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था बेवजह। उन्हीं को छुड़ाने के लिए इन लोग जालियांवाला बाग जो आपका अमृतसर में स्थित है वहां पर एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे थे। उस दिन बैसाखी का दिन था, सारे लोग पर्व त्योहार की तरह सज धज के आए थे। उसी समय जो है जनरल वो डायर वहां पहुंचता है और गोलियां से भून देता है। ये भी एक प्रश्न पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कौन एक बच्चा बच गया था? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो एक बच्चा बच गया था, सारे लोग मारे गए थे, उसमें एक बच्चा जो है बच गया था। उसका नाम जो था उधम सिंह था। उधम सिंह, याद रखिएगा, उधम सिंह जो है एक ऐसा बालक था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो रहा था ना उस समय वो किसी कारणवश बच गया था, उनको गोली नहीं लगी थी। और यही उधम सिंह लंदन में जाकर जनरल वोडायल की हत्या करता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा लोग, मतलब ये व्यक्ति था, कौन बालक था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में बच जाता है और वो लंदन जाकर उधर जनरल वोडायर को जो हत्या करता है, तो वो आपका उधम सिंह। क्लियर है? 13 अप्रैल 1919। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका जो है 18 है और ये प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर आपका 1885 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और आपके लाहौर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। और पहली बार जो इसकी मतलब अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो आपके बॉम्बे का हुआ था। किस स्कूल में हुआ था ये भी पूछता है, किस स्कूल में हुआ था? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोकुल दास। याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, समझ गए ना, यहाँ पर हुआ था। याद रखिएगा कि बॉम्बे में पहला जो है अधिवेशन हुआ था, विमेश चंद्र बनर्जी ने इनकी अध्यक्षता किया था। और ये जो है बॉम्बे के एक स्कूल था जहां पर हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, समझ गए, इसी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो शायद आपका जो है प्रश्न संख्या आपका ये 20 नंबर होगा। शायद मैंने गलती नंबरिंग कर दिया, क्या 18 हो गया था ना? ये आपका प्रश्न संख्या 19 था। 1 मिनट, ये आपका प्रश्न संख्या 19 था। चलिए अब हम जो है प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कामराज, बताइएगा। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है निम्नलिखित में से जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो 1971 ईस्वी में इन्होंने गरीबी हटाओ नारा दिया था। तो आशा करते हैं कि ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सेट नंबर 1 था आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमने इसमें आपका जो है क्वेश्चन का लेवल इजी से मॉडरेट रखा था। अगली बार जब सेट आएगी तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।